गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू कैप 24। मैं हूँ श्वेता आपके साथ। 8 बज चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना एडिटोरियल और देखते हैं कि आज के हमारे एडिटोरियल की लैंग्वेज क्या है और क्या है वो जो हमसे कहना चाह रहा है इन टर्म्स ऑफ एक पॉइंट ऑफ व्यू इंसर्ट करने के मामले में, या फिर लैंग्वेज में, या फिर वो कैब्स के सेंस में। बट बिफोर आई बिगिन विद द एडिटोरियल, क्या करते हैं, अपने दिन की शुरुआत करते हैं बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी और एक गुड थॉट के साथ। तो चलिए देखते हैं कि हमारा आज का थॉट फॉर द डे क्या है। The thought is, act as if failure is impossible and success will be assured। आप इस तरह से काम करिए कि फेलियर का कोई ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ सक्सेस ही मिलेगी। तो क्या होगा, आप मेहनत उसी तरह से करेंगे। अगर हम ये सोच लेते हैं ना कि चलो नहीं इस बार अगली बार सही, तो कहीं ना कहीं हम खुद के साथ क्या करने लगते हैं, लापरवाही करने लगते हैं। तो हमें क्या करना है, इसी बार ये मानकर चलना है कि सक्सेस होगी और अपनी पढ़ाई में लग जाना है। अब क्या करते हैं, अपने एडिटोरियल की शुरुआत करते हैं। बट बिफोर आई बिगिन, आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और क्या करिए, हमारा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है और वो कैप 24 एप्लीकेशन का, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर दोनों को एक्सेस करिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। अभी मैं क्या करती हूँ, शुरू करती हूँ अपना एडिटोरियल और देखते हैं कि हमारा टाइटल क्या है। The title is The US election became more uncertain. Opinion polls could be misleading and the pandemic's impact difficult to assess. The cyclic shift in politics is unsure। क्या बोल रहा है, यूएस इलेक्शन जो है वो क्या है, अनसर्टेन हो गया है। क्यों अनसर्टेन हो गया है ये हम आगे देखेंगे, लेकिन अनसर्टेन हो तो गया है। और क्या बोल रहा है वो, और कह रहा है ओपिनियन पोल्स कुड बी मिसलीडिंग, यानी कि जो ओपिनियंस के, जो सोच के, जैसे हमारे क्या होते हैं राजनीतिक विशेषज्ञ होते हैं, तो उनके लिए बोल रहा है ओपिनियन पोल्स, उनकी जो विचार हैं कुड बी मिसलीडिंग। वो क्या हो सकते हैं, मिसलीडिंग हो सकते हैं, वो हमें सही इन्फॉर्मेशन देने वाले नहीं हो सकते हैं। एंड द पैंडमिक्स इम्पैक्ट डिफिकल्ट टू असेस, और पैंडमिक का जो प्रभाव है, इम्पैक्ट है, उसको असेस करना, उसको मेजर करना, उसका आकलन करना बहुत ही मुश्किल है। फिर बोल रहा है द साइक्लिक शिफ्ट इन पॉलिटिक्स इज अनश्योर। जो साइक्लिक शिफ्ट है, साइक्लिक शिफ्ट से ये मतलब है, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा चुनाव 5 साल में होते हैं, विधानसभा भी 5 साल में होते हैं, उनके यहाँ क्या होते हैं, 4 साल में होते हैं। तो क्या है, साइक्लिक शिफ्ट है, एक ड्यूरेशन जो है वो फिक्स है और उसके बाद धीरे धीरे से करके चीजें चलती रहती हैं। तो साइक्लिक शिफ्ट, शिफ्ट का मतलब बदलाव से है, चेंज से है। तो जो साइक्लिक शिफ्ट है, यानी कि जो रेगुलर रूटीन चेंज है, वो क्या है, पॉलिटिक्स का, इज अनश्योर, वो निश्चित नहीं है। बोल रहा है यूएस इलेक्शन क्या है, अनसर्टेन हो गया है, अनिश्चित बन गया है। जिस तरह के हमारे विशेषज्ञ हैं और वो बताते हैं बातों के बारे में, वो मिसलीडिंग हो सकती हैं, सही इन्फॉर्मेशन देने वाली नहीं है। और पैंडमिक का जो इम्पैक्ट है उसको असेस करना, उसका आकलन करना मुश्किल हो गया है। और क्या बोल रहा है, जो साइक्लिक शिफ्ट है, जो रूटीन चेंज है, वो क्या है, अनश्योर हो गया है, उसके बारे में कुछ भी कहा जाना मुश्किल है। देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। All the elections are unpredictable and the America's presidential elections are no exception। जो सारे इलेक्शंस जो होते हैं वो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, यानी कि उनके बारे में बिल्कुल निश्चित तौर पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। और अमेरिका का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, यानी कि अमेरिका का राष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव चल रहा है, वो क्या है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। आर नो एक्सेप्शन लिखा है ना, वो कोई अपवाद नहीं है। यानी कि इलेक्शंस जो होते हैं, जो चुनाव होते हैं, उनके बारे में कुछ भी निश्चित तौर पे कहा जाना क्या होता है, मुश्किल होता है, अनप्रेडिक्टेबल होता है। और जो प्रेसिडेंशियल चुनाव है अमेरिका का, वो इससे कुछ अलग नहीं है। येट, लेकिन फिर भी, सच इज द पावर ऑफ अनइनकम्बेंसी, सॉरी अन नहीं लिखा है, incumbency, that there have been only 4 occasions since 1900 where a sitting and elected US president has been defeated by his challenger for a second term। क्या बोल रहा है, लेकिन फिर भी, सच इज द पावर ऑफ इनकम्बेंसी, ये एक ताकत है इनकम्बेंसी की, सत्ता की ये एक ताकत है कि जितने भी आज तक 1900 से लेकर चुनाव हुए हैं अमेरिका में, वहाँ पर कोई भी सिटिंग, यानी कि ऑलरेडी जो पदासीन है, जो ऑलरेडी प्रेसिडेंट है, या जो ऑलरेडी सीट पे बैठा हुआ है, कुर्सी पर बैठा हुआ है, या चुनकर आया है, इलेक्टेड है, वैसा यूएस प्रेसिडेंट हैज़ बीन डिफीटेड बाय हिज चैलेंजर फॉर अ सेकेंड टर्म। यानी कि क्या है, लेकिन फिर भी, पहले उन्होंने क्या बोला कि चुनाव के बारे में कुछ भी कहा जाना अनप्रेडिक्टेबल होता है, लेकिन फिर भी 1900 से लेकर अब तक जो सिटिंग और इलेक्टेड यूएस प्रेसिडेंट होते हैं,
वो अपने चैलेंजर द्वारा यानी कि अपने ओपोनेंट द्वारा डिफीट नहीं हुए हैं, या फिर हुए हैं कितनी बार? केवल 4 बार। यहाँ लिखा है ना, ओनली 4 ओकेजन्स, केवल 4 बार अपने जो ओपोनेंट्स हैं उनसे हारे हैं 1900 से लेकर अब तक, फॉर अ सेकेंड टर्म। यानी कि हर बार ऐसा हुआ है कि सेकेंड टर्म में भी वही प्रेसिडेंट आते हैं जो पहले रहे हैं। उनके ओपोनेंट के लिए ऐसा हमेशा नहीं पॉसिबल हुआ है कि वो जो ऑलरेडी सिटिंग और इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं उनको हटाकर अपनी जगह बना पाएं, और ऐसा अगर हुआ है तो सिर्फ 4 बार हुआ है। The 2020 election was shaping up to be a cliffhanger when President Donald Trump announced Friday last week that the First Lady Melania Trump has tested positive for COVID-19, further darkening the clouds of the uncertainty. 2020 में जो इलेक्शन हो रहे थे, चुनाव हो रहे थे, वो शेपिंग अप, वो क्या है, शेप ले रहे थे, वो इस तरह से अपना आकार ले रहे थे कि वो एक क्लिफ हैंगर होते। क्लिफ हैंगर क्या है? जैसे बहुत ही मुश्किल सिचुएशन या अनसर्टेन सिचुएशन, या ऐसा सोचना कि क्या है क्या नहीं है ये बता पाना बहुत मुश्किल होगा, तो क्लिफ हैंगर बोलेंगे। अगर आप अनप्रेडिक्टेबल या अनसर्टेन सिचुएशन को मानकर चलें तो क्लिफ हैंगर के लिए वो बिल्कुल सही मीनिंग हो जाएगा। जैसे क्लिफ हैंगर को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, कभी आपने देखा होगा किसी मूवी में कोई हीरो होता है, वो विलेन को क्या करता है, पहाड़ी से लटका देता है नीचे, लड़ाई वड़ाई होते हुए, फाइट होते हुए, और फिर क्या कहता है, वो उसको पकड़ कर रखता है, फिर ऊपर खींचेगा कि छोड़ देगा, ये क्या होता है, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है, डाइसी होता है। तो वही समझिए कि क्लिफ से क्या है, किसी को हैंग कर रखा है, तो अनप्रेडिक्टेबल है। तो बोल रहा है द 2020 इलेक्शन वॉज शेपिंग अप टू बी क्लिफ हैंगर। 2020 का जो चुनाव होने वाला था वो एक अनसर्टेन चुनाव होने वाला था, उसके बारे में कुछ कह पाना मुश्किल था। उसके साथ साथ और क्या हुआ, व्हेन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस, जबकि प्रेसिडेंट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप में ये डोनाल्ड ट्रंप ने ये अनाउंस किया कि फ्राइडे को, ये अनाउंस किया फ्राइडे लास्ट वीक, पिछले हफ्ते फ्राइडे को ये अनाउंस किया कि फर्स्ट लेडी मिलेनिया ट्रंप हैज़ टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19। कि जो फर्स्ट लेडी हैं, जैसे वहाँ पे प्रेसिडेंट की वाइफ को फर्स्ट लेडी कहा जाता है, तो वो जो है कोविड पॉजिटिव हैं। जब उन्होंने ये अनाउंस किया तो इस वजह से जो चुनाव है वो और ज़्यादा अनसर्टेन हो गया, फर्दर डार्कनिंग द क्लाउड्स ऑफ अनसर्टेनिटी, जिसके वजह से जो अनसर्टेनिटी के बादल थे वो और गहरे हो गए। यानी कि एक तरह से क्रिएटिवली लैंग्वेज को यूज़ किया है, बता रहा है कि चीज़ें जो अनसर्टेन थी वो और अनसर्टेन हो गई। किस लिए? जबकि उन्होंने बताया कि फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप को भी क्या है, कोविड पॉजिटिव है। फिर बोल रहा है ही रिटर्न टू द व्हाइट हाउस आफ्टर 3 days ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन बट क्वेश्चन मार्क परसिस्ट। वो क्या है, वापस आ गए हैं व्हाइट हाउस में 3 दिनों के बाद, 3 दिनों के हॉस्पिटलाइजेशन के बाद, यानी कि 3 दिन हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद वो वापस आ गए हैं, बट लेकिन क्वेश्चन मार्क्स अभी भी क्या है, परसिस्ट कर रहे हैं, बने हुए हैं। अगर कोई चीज़ अभी भी बनी हुई है तो क्या है, चीज़ें अभी भी परसिस्ट कर रही हैं। जैसे किसी को दर्द है, किसी ने सिर दर्द हो रहा है, किसी ने बाम लगा लिया, लेकिन उसके बाद भी सिर दर्द बना हुआ है, तो बोल सकते हैं कि दर्द अभी परसिस्ट कर रहा है। तो क्या बोला कि सारे इलेक्शंस जो होते हैं वो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, और अमेरिका का इलेक्शन कुछ अलग नहीं है। 1900 से लेकर अब तक केवल 4 बार ऐसा हुआ है कि जो भी पदासीन राष्ट्रपति होते हैं उनको उनके चैलेंजर ने हराया हो, और वो 4 बार कब हुआ था अब आगे देखेंगे। फिर बोल रहा है 2020 का जो इलेक्शन था वो ऑलरेडी क्या था, क्लिफ हैंगर हो रहा था, और जब उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि मेलेनिया ट्रंप कोविड पॉजिटिव हैं, उसकी वजह से जो अनिश्चितता के बादल थे वो और गहरे हो गए। अभी क्या है, वो हॉस्पिटलाइज होकर आए हैं 3 दिन के बाद, लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन मार्क्स हैं वो परसिस्ट कर रहे हैं, बने हुए हैं। वन टर्म प्रेसिडेंसीज, एक टर्म के लिए जितनी प्रेसिडेंसीज थी उनकी बात करेगा। प्रेसिडेंसीज का मतलब है राष्ट्रपति पद में एक टर्म के लिए जितने लोग थे उनकी बात करेगा, यानी कि उनका 4 साल का टर्म होता है, उसमें उन 4 सालों के लिए एक एक बार कौन अपॉइंट हुआ है उनकी बात करेगा। In 1912, Democratic challenger Woodrow Wilson scored a decisive victory over President William Howard Taft, seeking his second term. 1912 में डेमोक्रेटिक चैलेंजर, वहाँ पे 2 पार्टीज होती हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। जो हमारे यहाँ ये हैं, हमारे नहीं सॉरी, उनके जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो क्या हैं, रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं। और जैसे पिछली बार ओबामा थे तो वो डेमोक्रेटिक थे, और दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। जैसे हमारे यहाँ लेफ्ट और राइट होता है, तो उनके यहाँ भी लेफ्ट और राइट डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन हो जाते हैं। और या फिर हमारे यहाँ जैसे बीजेपी और कांग्रेस हैं, दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट कॉम्पोनेंट्स होते हैं, कॉम्पिटिटर्स होते हैं एक दूसरे के,
उसी तरह वहाँ पर क्या होते हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन होते हैं। तो क्या बोल रहा है, 1912 में डेमोक्रेटिक चैलेंजर वुडरो विल्सन स्कोर्ड अ डिसाइसिव विक्ट्री। किसने? 1912 में वुडरो विल्सन ने स्कोर की, जीत हासिल की। किस तरह से? डिसाइसिव विक्ट्री हासिल की, यानी कि एक बहुत ही अच्छी निर्णायक तरीके से, या फिर ऐसी विक्ट्री जो कि अपने में एक खास अहमियत रखती थी, उस तरह की विजय हासिल की। किसके ऊपर? प्रेसिडेंट विलियम हावर्ड टाफ्ट के ऊपर। यानी कि 1912 में डेमोक्रेटिक चैलेंजर वुडरो विल्सन ने क्या किया, एक जीत हासिल की प्रेसिडेंट विलियम हावर्ड टाफ्ट के ऊपर, सीकिंग हिज सेकेंड टर्म, जो कि सीक कर रहे थे, जो कि देख रहे थे, वो लुकिंग फॉरवर्ड अपने सेकेंड टर्म के लिए, अपने टर्म को रिपीट करने के लिए वेट कर रहे थे। हाउएवर, हालांकि द रीजन वॉज अ डिवाइडेड रिपब्लिकन वोट, इसका जो रीजन था वो रिपब्लिकन वोट में डिवाइड होने की वजह से हुआ। फिर बोल रहा है, प्रेसिडेंट थियोडोर रोजवेल्ट, द यूएस प्रेसिडेंट फ्रॉम 1901 टू 1999, had supported Taft for his first term। जो रोजवेल्ट थे, यानी कि जो यहाँ पे क्या नहीं सॉरी कहाँ गया, थियोडोर रोजवेल्ट की बात कर रहा है, जो कि प्रेसिडेंट बने, वो यूएस प्रेसिडेंट को 1901 से 1909 तक क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। हैड सपोर्टेड टाफ्ट फॉर हिज फर्स्ट टर्म, अपने उनके फर्स्ट टर्म के लिए उनको सपोर्ट करते आए थे। सब्सिक्वेंटली, उसी के साथ साथ, उसी के बाद, ही गॉट डिसइंचेंटेड एंड इवेंचुअली स्प्लिट द रिपब्लिकन पार्टी। और उसके बाद हुआ क्या कि वो डिसइंचेंट हो गए, यानी कि उनके बीच में मतभेद पैदा हो गए, और उन्होंने इवेंचुअली आखिरकार स्प्लिट कर लिया, तोड़ दिया रिपब्लिकन पार्टी को। यानी कि 1901 से 1909 तक क्या था, थाफ्ट को सपोर्ट कर रहे थे कौन? थियोडोर रोजवेल्ट। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने अपनी पार्टी को अलग कर लिया, क्योंकि उनमें आपस में मतभेद हो गया था, डिसएंचेंटेड हो गए थे वो लोग। फिर बोल रहा है, रनिंग एज द कैंडिडेट ऑफ द न्यूली, फिर यहाँ पे रिपब्लिकन पार्टी को अलग करने के बाद बोल रहा है, रनिंग एज द कैंडिडेट ऑफ द न्यूली एस्टैब्लिश प्रोग्रेसिव पार्टी एंड कमिंग सेकेंड इन द रेस। फिर उन्होंने क्या किया, अपने एक कैंडिडेट ऑफ द न्यूली एस्टैब्लिश, यानी कि वो फिर एक कैंडिडेट की तरह आगे बढ़े। कौन? थियोडोर रोजवेल्ट, क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी को स्प्लिट कर लिया, और उसके बाद एक नए एस्टैब्लिश कैंडिडेट की, लेकिन प्रोग्रेसिव पार्टी, यानी कि एक एस्टैब्लिश करी उन्होंने नई पार्टी, जो कि क्या है, तेजी से आगे बढ़ रही थी। उसके साथ क्या हुआ, वो रेस में आगे कूद गए। Taft already weakened with the infighting in Republican Party। Taft उसी समय क्या हो गए, कमजोर पड़ गए, विद द इनफाइटिंग इन रिपब्लिकन पार्टी। किसकी वजह से? जो उनके अंदर जो है कलह चल रही थी, जो लड़ाई झगड़ा चल रहा था, इसकी वजह से थाफ्ट क्या हुए, ऑलरेडी कमजोर हो गए। उसकी वजह से इमर्ज्ड डिस्टेंट थर्ड, और वो क्या हुए, थर्ड नंबर पे आए। यानी कि वो सेकंड भी नहीं आए, उसकी वजह से वो थर्ड आए। किसकी वजह से? जो आपसी वहां पे रंजिशें चल रही थी, उन लोगों में अंदर में ही जो लड़ाइयाँ चल रही थी, उसकी वजह से थाफ्ट क्या हुए, टाफ्ट सॉरी, वो थर्ड नंबर पे आए। फिर बोल रहा है, द सेकेंड वन टर्म प्रेसिडेंट वॉज हर्बर्ट हूवर। जो दूसरे नंबर के सेकेंड वन टर्म प्रेसिडेंट थे, यानी कि एक टर्म के लिए जिन्होंने प्रेसिडेंसी को सर्व किया, वो थे हर्बर्ट हूवर। डिफीटेड इन अ लैंडस्लाइड विक्ट्री बाय डेमोक्रेटिक चैलेंजर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट इन 1932। वो फिर क्या हुआ, डिफीटेड इन अ लैंडस्लाइड विक्ट्री, जैसे होता है ना कि पैर के नीचे से जमीन खिसक जाना, तो यहाँ पे लैंडस्लाइड का वही मतलब दिखा रहा है। और वो इतनी भयानक तरह से उनको विजय हासिल हुई, जैसे हमारे यहाँ 2014 में मोदी जी को क्या हुआ था, भयंकर हासिल हुआ था, उसको क्या कहते हैं, सपोर्ट को। वो तो उसी तरह से वहां पे भी क्या हुआ, लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई। किसकी विक्ट्री हुई? डेमोक्रेटिक चैलेंजर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की 1932 में। क्या बोल रहा है, उन्होंने डिफीट किया अपने डेमोक्रेटिक चैलेंजर को। सॉरी, मैं एक बार फिर से पढ़ लेती हूँ। The second one-term president was Herbert Hoover, defeated in a landslide victory by his Democratic challenger Franklin D. Roosevelt, जो कि क्या है, हार गए डेमोक्रेटिक चैलेंजर। मैंने पार्टीज आपको बताई, डेमोक्रेटिक चैलेंजर से अपने हार गए, जो कि क्या थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। 1932 में ये हार उनको हुई। यानी कि दूसरे वन टर्म प्रेसिडेंट कौन थे? हर्बर्ट हूवर थे, जिनको की बहुत भारी हानि हुई। किसकी वजह से? अपने डेमोक्रेटिक चैलेंजर की वजह से, जो कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे, और ये हार उनको 1932 में हुई। फिर बोल रहा है, दिस इलेक्शन वॉज फॉट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन। ये इलेक्शन जो था, ये लड़ा गया था अगेंस्ट किसके पक्ष, उसमें रखा गया था किस पक्ष को लेकर? बैकड्रॉप का मतलब है पृष्ठभूमि पे। जैसे हमारे यहाँ 2014 का चुनाव भ्रष्टाचार की पृष्ठभूमि पे ही तो लड़ा गया था ना। और मुझे तो लगता है 2019 का चुनाव इस वजह से लड़ा गया था, क्योंकि अगर वो नहीं तो कौन, यानी कि अगर मोदी जी नहीं तो कौन।
तो ये सब क्या होते हैं, पृष्ठभूमि डिसाइड कर लेते हैं, जिससे कि क्या होते हैं, चुनाव बहुत प्रभावित होते हैं। तो वो चुनाव किस पृष्ठभूमि पर लड़ा गया था, किस बैकड्रॉप पर लड़ा गया था? ग्रेट डिप्रेशन। जैसे इस समय क्या है, इकोनॉमी डिप्रेशन में है, तो वहां पर भी क्या थी, 1932 में डिप्रेशन चल रहा था इकोनॉमी का। Roosevelt won on the promise of the New Deal and then went on to win in 1936. रूजवेल्ट जो थे वो इस वादे पे क्या हुआ, जीत गए, न्यू डील एंड देन वेंट ऑन टू विन 1936। उन्होंने एक नई डील को क्या किया, प्रॉमिस किया, और इसकी वजह से वो 1936 का चुनाव जीत गए। 1940 एंड 1944, यानी कि वो 3 बार क्या है, चुनाव पद में जीते। देखिए 36 के बाद 40 और फिर 44, लगातार 3 बार वो जीतते गए। बाय द टाइम ही बिगेन हिज फोर्थ टर्म, जब तक कि उन्होंने अपना चौथा टर्म जो है वो शुरू किया जनवरी 1945 में, he was already suffering from high blood pressure and congestive heart disease। जब तक कि उन्होंने 1945 में अपना फोर्थ जो टर्म है वो शुरू किया, वो ऑलरेडी सफ़र कर रहे थे, ऑलरेडी वो इस बात से परेशान थे, किस बात से, हाई ब्लड प्रेशर से और कंजस्टिव हार्ट डिजीज से, यानी कि उनको हृदय से लेकर बीमारी हो चुकी थी 1945 की शुरुआत में ही। एंड डाइड 3 months लेटर, और 3 महीने बाद उनकी मृत्यु हो गई। टिल देन, तब तक, देयर वॉज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स फॉर प्रेसिडेंट, तब तक कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था नंबर ऑफ प्रेसिडेंट के टर्म के ऊपर, यानी कि कितनी बार कोई प्रेसिडेंट बन सकता है, तब तक इसके ऊपर कोई भी बंदिश नहीं थी, कोई भी ऑब्जेक्शन, रेस्ट्रिक्शन, बंधन नहीं था। The two-term limit was introduced with the 22nd Constitutional Amendment in 1951। उसके बाद जो 2 टर्म वाली लिमिट थी, यानी कि हर कोई बस 2 ही बार प्रेसिडेंट बन सकता है, ये लिमिट इंट्रोड्यूस की गई किसके, कब? 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, 22वें संवैधानिक अमेंडमेंट में, सुधार में, और वो कब किया गया? 1951 में। हालांकि इंटरनेशनल आपका एडिटोरियल है तो आपके लिए न्यूज़ जानना ज़रूरी हो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी आपको ईयर्स वगैरह याद रखने ज़रूरी नहीं है। फिर भी जो लोग बहुत ही हाई एंड पेपर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी कि बी ग्रेड जॉब्स के लिए या ए ग्रेड जॉब्स के लिए, उनके लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आप ये याद कर सकते हैं कि सेकेंड जो अमेंडमेंट हुआ, 22nd अमेंडमेंट जो हुआ था, जिसमें कि 2 टर्म की लिमिट डिसाइड कर ली गई थी प्रेसिडेंशियलशिप जो कि यूएस की होनी चाहिए, उसमें वो कब हुआ था? 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, जो कि 1951 में हुआ था, यानी कि 1951 में हुआ था। ये बात आप लोग याद कर सकते हैं। हालांकि चीज़ें लर्न करना सभी के लिए अच्छा होता है, लेकिन इंटरनेशनल न्यूज़ उन लोग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जो कि बी या सी ए लेवल के लिए प्रिपेयर करते हैं। यानी कि अगर बैंक में देखें तो अगर आप पीओ लेवल के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए ज़रूरी हो जाती है ये सब इन्फॉर्मेशन। आगे आते हैं। In 1976, Democratic challenger Jimmy Carter defeated President Gerald Ford, who had taken over the presidency in 1974 after President Nixon resigned when faced with the threat of impeachment। क्या बोला? 1976 में डेमोक्रेटिक चैलेंजर जिमी कार्टर डिफीटेड, उन्होंने हरा दिया प्रेसिडेंट जेराल्ड फोर्ड को, हु हैड टेकन ओवर द प्रेसिडेंसी इन 1974, जिन्होंने टेकन ओवर किया था। टेकन ओवर आपका फ्रेजल वर्ब है, मैं पहले इसके ऊपर सेशन ला चुकी हूँ, आप वीडियोस में जाकर देख लीजिएगा। और इसका मतलब होता है किसी से चार्ज लेना। तो क्या हुआ था, जिन्होंने अपना चार्ज लिया हुआ था प्रेसिडेंसी का 1974 में, यानी कि 1976 में जिमी कार्टर ने क्या किया, डिफीट कर दिया जेराल्ड फोर्ड को, जिन्होंने कि अपनी प्रेसिडेंशियलशिप जो है वो 1974 में रिज्यूम की थी। आफ्टर प्रेसिडेंट निक्सन रिजाइंड व्हेन फेस्ड विद द थ्रेट ऑफ इम्पीचमेंट। और उनको ये प्रेसिडेंसी क्यों मिली थी, कब मिली थी? जबकि प्रेसिडेंट निक्सन ने रिजाइन कर दिया था, जबकि उनको सामना करना पड़ा था उस डर का जिससे कि उनको इम्पीचमेंट करना पड़ता। बहुत ही घुमा के सेंटेंस लिखा हुआ है। 3 प्रेसिडेंट्स की बात की है, जिमी कार्टर की, जेराल्ड फोर्ड की, निक्सन की। क्या बोल रहा है, जिमी कार्टर जो थे वो तीसरे ऐसे राष्ट्रपति थे, नहीं सॉरी, जिमी कार्टर जो थे वो एक राष्ट्रपति बने 1976 में, और किसको हराकर? जेराल्ड फोर्ड को। और जेराल्ड फोर्ड जो थे वो 1974 में प्रेसिडेंट बने थे, और किसको हराकर बने थे? वो निक्सन को हराकर बने थे। और निक्सन कैसे हारे थे? क्योंकि उन्होंने क्या किया था, रिजाइन कर दिया था प्रेसिडेंट के पद से, क्योंकि उनको धमकी मिली थी कि इम्पीचमेंट कर दिया जाएगा उनका। इम्पीचमेंट का मतलब है उनको पद से हटा दिया जाएगा। फिर बोल रहा है, he had earlier been appointed, not elected, vice president in 1973 after vice president Spiro Agnew resigned।
और फिर इन्हीं की बात कर रहा है, जेराल्ड फोर्ड की। पहले तो ये राष्ट्रपति बने थे क्योंकि निक्सन ने रिजाइन किया था, लेकिन उसके पहले क्या थे, अर्लियर ही हैड बीन अपॉइंटेड, उनको अपॉइंट किया गया था, पदासीन किया गया था, नॉट इलेक्टेड, यानी कि उनको अपॉइंट किया गया था लेकिन वो इलेक्शन से नहीं बने थे वाइस प्रेसिडेंट। यानी कि निक्सन ने जब रिजाइन किया तो वो राष्ट्रपति बने, लेकिन उससे पहले वो उपराष्ट्रपति थे, लेकिन वो भी उनको अपॉइंट किया गया था, चुना नहीं गया था। जबकि वाइस प्रेसिडेंट ने 1973 में क्या किया था, वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर चुना गया था, जबकि 1973 में वाइस प्रेसिडेंट स्पाइरो एग्न्यू ने रिजाइन कर दिया था। यानी कि वो क्या थे, प्रेसिडेंट भी बने थे और वाइस प्रेसिडेंट भी बने थे, लेकिन दोनों ही केसेस में रेजिग्नेशन होने की वजह से उनको प्रेसिडेंट बनाया गया था। यहाँ पे ये बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। इन यूएस हिस्ट्री, फोर्ड इज द ओनली वन टू हैव हेल्ड बोथ पोजीशंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट विदाउट हैविंग वन एन इलेक्शन टू ईदर। यूएस हिस्ट्री में, संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में फोर्ड एकमात्र ऐसे आदमी हैं जिन्होंने की हैव हेल्ड बोथ द पोजीशन, जिन्होंने दोनों पोजीशंस को अपने हाथ में रखा या दोनों पोजीशंस पे वो कायम हुए, वाइस प्रेसिडेंट की भी और प्रेसिडेंट की। और जबकि उन्होंने क्या किया था, किसी के लिए भी इलेक्शन नहीं जीता था। आगे बढ़ते हैं। In 1970 was a decade marked by the energy crisis sparked by oil prices hikes, high inflation, इकोनॉमिक डाउनटर्न एंड राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। 1970 का जो दशक था वो मार्क किया गया, उसको माना जाता है एनर्जी क्राइसिस की तरह से, स्पार्क्ड बाय ऑयल प्राइसेस हाइक्स, जो कि स्पार्क हुई, जो कि क्या हुई, शुरू हुई। स्पार्क अगर कहीं पे होता है तो क्या होता है, करंट की शुरुआत हो रही है, तो क्या हुई, जो कि स्पार्क हुई। क्या स्पार्क हुई, क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस। और किसकी वजह से, क्योंकि ऑयल प्राइसेस में क्या हुआ था, हाइक्स हो गया था। हाइक का मतलब है क्या, किसी चीज़ का बढ़ना। ऑयल प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गए, इसकी वजह से एनर्जी क्राइसिस हो गई 1970 के दशक में। और क्या हुआ, हाई इन्फ्लेशन हुआ। इन्फ्लेशन मेरे ख्याल से हर किसी को पता होगा, क्योंकि आप लोग प्रिपेयर अगर कर रहे हैं तो यू हैव टू बी वेल अवेयर। बट मैं बता देती हूँ, जब बहुत सारा पैसा बहुत कम वैल्यू को चेज करने लगता है तो इन्फ्लेशन हो जाता है। यानी कि जैसे आपने सुना होगा अपने दादाजी लोगों को कहते हुए कि पहले 1 रुपए में क्या मिल जाता था, गेहूं मिल जाता था, लेकिन आज गेहूं 1 रुपए में तो मिल ही नहीं सकता है। तो ये क्या है, इन्फ्लेशन है। अभी बहुत सारा पैसा बहुत थोड़ी वैल्यू को चेज करता है, तो वो इन्फ्लेशन हो जाता है। फिर क्या था, ये सारी प्रॉब्लम्स थी। एक तो क्या था, एनर्जी क्राइसिस थी, फिर क्या था, इन्फ्लेशन था, फिर क्या था, इकोनॉमिक डाउनटर्न था, यानी कि इकोनॉमी जो है वो नीचे आ रही थी। डाउनटर्न वर्ड हम जो है वो कैब में पहले भी ले आ चुके हैं। देखिए, हाइक्स और डाउनटर्न दोनों एक साथ लिखे हुए हैं और एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। हाइक का मतलब है बढ़ जाना, डाउनटर्न का मतलब है घट जाना। तो क्या हुआ, इन्फ्लेशन हुआ और इकोनॉमिक डाउनटर्न हुआ, यानी कि इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से गिर रही थी। एंड राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, और जो अनएम्प्लॉयमेंट थी वो क्या कर रही थी, बढ़ रही थी। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी जो थी वो बढ़ रही थी। The US Embassy hostage crisis in Tehran in 1979 following the Islamic Revolution in Iran became emblematic of eroding confidence among the people that made it easier for Republican challenger Ronald Reagan to trounce Democratic incumbent President Jimmy Carter in 1980। और क्या बोला, यूएस एम्बेसी ने क्या किया, हॉस्टेज किया। किस चीज को, इस क्राइसिस को उन्होंने अपनी जकड़न में लिया। इन तेहरान इन 1979 फॉलोइंग द इस्लामिक रेवोल्यूशन इन ईरान, उसके साथ साथ क्या हुआ, ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ। बिकेम एम्ब्लेमेटिक, वो क्या हुआ, एक तरह से प्रतीकात्मक बन गया, वो निशान बन गया ऑफ इरोडिंग कॉन्फिडेंस अमंग पीपल, जिससे कि लोगों के अंदर जो कॉन्फिडेंस था वो इरोड हो गया, वो खत्म हो गया अमंग पीपल। दैट मेड इट ईजियर फॉर रिपब्लिकन चैलेंजर, जिसने कि रिपब्लिकन चैलेंजर के लिए ये चीज़ें ईजी बना दी। और वो रिपब्लिकन चैलेंजर कौन थे, रोनाल्ड रीगन थे। टू ट्राउंस, जिन्होंने भारी तरीके से क्या किया, हार दी। किसको, डेमोक्रेटिक इनकम्बेंट को। इनकम्बेंट का मतलब है जो सत्ता में थे ऑलरेडी और डेमोक्रेटिक पार्टी के थे, वो उन प्रेसिडेंट को उन्होंने भारी हानि दी या भारी तरह से हराया। और वो कौन थे, जिमी कार्टर थे 1980 में। यानी कि इन सारे रीजंस की वजह से जिमी कार्टर को भारी हार का सामना करना पड़ा। और किसने उनको हराया, रीगन ने हराया। और वो कौन थे, जिमी कार्टर थे जिनको कि हराया। आगे बोल रहा है, द डेमोक्रेटिक पार्टी वॉज ऑलरेडी पोलराइज्ड इन सेनेटर टेड कैनेडी as Senator Ted Kennedy had challenged President Carter in the पार्टी प्रेमाइसेस। जो डेमोक्रेटिक पार्टी थी वो ऑलरेडी पोलराइज्ड हो गई थी, यानी कि उसमें दो पक्ष हो गए थे, कोई किधर जा रहा था, कोई किधर जा रहा था। जैसे अभी आपने राजस्थान में देखा ना
कोई अशोक गहलोत की तरफ था, कोई सचिन पायलट की तरफ था। तो पार्टी में क्या था, पोलराइजेशन हो गया था। तो वहीं यहाँ पे कह रहा है कि डेमोक्रेटिक पार्टी वॉज ऑलरेडी पोलराइज, डेमोक्रेटिक पार्टी जो थी वो ऑलरेडी पोलराइज हो गई थी, उसमें दो पक्ष हो गए थे। एज सेनेटर टेड कैनेडी, जैसा कि सेनेटर टेड कैनेडी ने चैलेंज किया था प्रेसिडेंट कार्टर को इन द पार्टी प्राइमरीज, यानी कि पार्टी में जो प्राइमरीज होते हैं, जो मुख्य होते हैं, उस तौर पे उन्होंने उनको चैलेंज किया था। इस वजह से क्या हुआ था, डेमोक्रेटिक पार्टी में दो पक्ष जो है वो क्रिएट हो गए थे। एक चीज मैं बता दूं, टेड कैनेडी की वजह से वर्ड जो है टेडी बियर, जो टेडी बियर्स होते हैं खिलौने सॉफ्ट टॉयज वाले, वो टेड कैनेडी की वजह से आया है। क्यों आया है, क्योंकि वो शिकार करने गए थे और उन्होंने एक बेयर को मारने से इनकार कर दिया था कि मैं शिकार नहीं करूंगा, बेयर जो है वो इतना बड़ा है, मैं इसको क्यों मारूं। तो इस वजह से उनके ऊपर क्या किया गया, बेयर के शेप में खिलौने बनाए जाने लगे और उनका नाम रखा गया टेडी बियर। आगे बढ़ते हैं। बोथ 1932 एंड 1980 ऑल्सो मार्क डीपर पावर शिफ्ट। 1932 में और 1980 में क्या हुआ, बहुत ही भयंकर तरह से पावर शिफ्ट हुआ, शक्ति में बदलाव हुआ। जैसे इस समय कांग्रेस का हाल है, क्या है, बहुत ही बुरा हाल है, गर्त में है। तो बहुत ही भयंकर पावर शिफ्ट है बीजेपी के लिए इस समय हमारे यहाँ। In 1932, the Democrats took back Congress continuing till 1950s। 1932 में जो डेमोक्रेट्स थे, यानी कि डेमोक्रेटिक पार्टी को बिलोंग करने वाले लोग थे, उन्होंने कांग्रेस को क्या किया, कंटिन्यू किया टिल 1950s, इंट्रोड्यूसिंग सोशल सिक्योरिटी। और उन्होंने इसी के साथ साथ लॉन्च किया सोशल सिक्योरिटी को, सामाजिक सुरक्षा को। फिर है द 1980s saw the return of the Republicans with promises of tax cuts and supply sides economy। और 1980 में क्या हुआ, रिटर्न हो गया रिपब्लिकन पार्टी का, रिपब्लिकन्स का, किस प्रॉमिस के साथ कि वो टैक्स में जो है वो कमी करेंगे और सप्लाई में जो है वो कमी करेंगे, सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स करेंगे, यानी कि क्या करेंगे, इकोनॉमी को ऊपर ले जाने की बात करेंगे। फिर बोला द लास्ट वन टर्म प्रेसिडेंट इन 20th सेंचुरी वॉज जॉर्ज एस.डब्ल्यू. बुश, who had won easily in 1988 after being Reagan's vice president for 8 years। देखिए क्या है, द लास्ट वन टर्म प्रेसिडेंट, चार वन टर्म प्रेसिडेंशियलशिप की बात कर रहा था, जो आखिरी थी, यानी कि जो लास्ट बची थी वो किसकी थी, जॉर्ज एस.डब्ल्यू. बुश की थी। यानी कि जॉर्ज बुश जो थे वो आखिरी एक टर्म सर्व करने वाले राष्ट्रपति थे 20वीं सेंचुरी में। हु हैड वन, जो कि बहुत ही आसानी से 1988 में जीत गए थे, आफ्टर बीइंग रीगन्स वाइस प्रेसिडेंट का वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि वो रीगन के वाइस प्रेसिडेंट थे 8 सालों तक। ही लॉस्ट हिज री इलेक्शन बिड टू रैंक न्यू कमर। वो क्या किया, वो अपनी री इलेक्शन की बिड को हार गए और उन्होंने रैंक किया, पोजीशन किया एक न्यू कमर को, नए को, यानी कि पहले कोई वैसा नहीं था, नया था, डेमोक्रेटिक चैलेंजर बिल क्लिंटन। यानी कि एक नए को उन्होंने क्या किया, पदासीन किया, क्योंकि वो हार गए। और वो कौन था, नया चैलेंजर डेमोक्रेटिक पार्टी का बिल क्लिंटन था 1992 में। Despite having notched up a series of foreign policy success during the first term, बावजूद इसके कि उन्होंने नॉचअप किया था, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने सिक्योर किया था अ सीरीज ऑफ फॉरेन पॉलिसी को, बहुत सारी अच्छी फॉरेन पॉलिसीज को उन्होंने क्या किया था, नॉचअप किया था। और सक्सेसफुली ड्यूरिंग द फर्स्ट टर्म, अपने पहले टर्म में, सोवियत विड्रॉल फ्रॉम द अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से सोवियत के विड्रॉल को उन्होंने किया था। फॉलोड बाय द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इसके साथ उन्होंने क्या किया था, जर्मनी का विलय कर दिया था। जर्मनी दो हिस्सों में डिवाइड हो गया था ना, एक हो गया था, बर्लिन भी पहले दो जगह चलता था, फिर एक हो गया था, तो यूनिफिकेशन किया था जर्मनी का उन्होंने। एंड द ब्रेकअप ऑफ द सोवियत यूनियन, और सोवियत यूनियन को भी उन्होंने भंग कर दिया था। इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड बिकेम द कैच फ्रेज ऑफ द सक्सेसफुल क्लिंटन कैंपेन। यानी कि इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड, ऐसा कह कह के क्लिंटन ने क्या है, जीत हासिल कर ली थी। जैसे हमारे यहाँ क्या था, मैं यहाँ पे दो बातें अपने यहाँ से कंपेयर करके बताना चाहूँगी। देखिए वो हार गए थे, बावजूद इसके कि उन्होंने क्या किया था, बहुत सारी फॉरेन पॉलिसी को अच्छी तरह से अचीव किया था, अफगानिस्तान से विड्रॉल किया था सोवियत का, यूनिफिकेशन करवाया था जर्मनी का, और सोवियत यूनियन को ब्रेक भी किया था, लेकिन फिर भी वो हार गए थे। जैसा कि हमारे यहाँ हो सकता है, क्योंकि मोदी जी के ऊपर क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं, बावजूद इसके कि हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे कितना भी अच्छा करें, लेकिन जो जनता होती है वो इन बातों को नहीं समझ पाती है, क्योंकि हमको वो चीज़ें नज़र आती हैं जो हमारे अप्रोच में हो, जो हमें दिख रही हो। तो इस वजह से क्या होता है, किसी भी नेता के लिए सिचुएशन उसकी डाइसी हो जाती है, और इसी वजह से ज़रूरत होती है कि वो इन हाउस डेवलपमेंट पर भी उतना ही ध्यान दे जितना कि वो इंटरनेशनल लेवल पे दे रहा है। एक तो ये बात हो गई, और दूसरी ये बात है, जैसे हमारे यहाँ क्या था, अब की बार मोदी सरकार चल रहा था और चुनाव 2014 वाला भ्रष्टाचार के ऊपर लड़ा गया था।
तो यहाँ पे वही बोल रहा है, इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड, यानी कि उन्होंने इतनी सारी जो चीजें की हैं उनकी कोई बात नहीं है, इकोनॉमी है, यानी कि वो ऐसे बोलते थे इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड। ये एक एडवर्टीजमेंट की लाइन थी जिसको कि बिल क्लिंटन ने यूज कर लिया था, और वो कहते थे कि आप कितने भी अच्छे काम करें लेकिन इकोनॉमी तो गिर रही है ना, तो क्या है, इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड, आप बेवकूफ हैं, ये इकोनॉमी है जो नहीं संभल रही है, और इस वजह से वो चुनाव हार गए। जो कि हमारे यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि हमारी भी इकोनॉमी क्या है, फॉल हो रही है, लेकिन क्या है, बजाय इसके कि मोदी जी कितना भी अच्छा काम कर लें, भारतीय जनता पार्टी कितना भी अच्छा काम कर ले, इकोनॉमी अगर गिर रही है तो उसकी वजह से चुनाव जो है वो बहुत ज़्यादा निर्धारित हो सकते हैं। फिर आगे है अनरिजॉल्व क्वेश्चंस, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि अनरिजॉल्व रहे, अनआंसर्ड रहे। The handling of the COVID-19 pandemic was going to be an issue, but Mr. Trump testing positive raised a bunch of fresh questions about implications of continuity for government and for the election campaign leading to polling on November 3, and it follows through till the winner takes place on January 2021। यहाँ तक पढ़ा है। बोल रहा है द हैंडलिंग ऑफ कोविड-19, यानी कि कोविड-19 को उन्होंने जिस तरह से हैंडल किया है पैंडेमिक सिचुएशन में, वॉज गोइंग टू बी, वो होने वाला था एक अच्छा मुद्दा मिस्टर ट्रंप के लिए, लेकिन फिर क्या हुआ, टेस्टिंग पॉजिटिव वो हो गए, यानी कि कोविड हो गया है उनको, कोविड पॉजिटिव है मिस्टर ट्रंप, उसकी वजह से क्या हुए, और प्रश्न खड़े हो गए, बंच ऑफ फ्रेश क्वेश्चंस, यानी कि बहुत सारे नए प्रश्न खड़े हो गए कि अगर आपने इतने अच्छे से ही कोविड को मैनेज कर लिया था तो आपको कैसे हो गया। तो इस वजह से क्या है, चुनाव उनके कहीं ना कहीं लड़खड़ा सकते हैं। फिर बोला है अबाउट इम्प्लीकेशंस ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट, इस इम्प्लीकेशन के लिए, इस प्रभाव के लिए कि गवर्नमेंट चलेगी या नहीं, एंड और किस लिए, फॉर द इलेक्शन कैंपेन लीडिंग टू द पोलिंग ऑन नवंबर 3, और इसलिए कि इलेक्शन कैंपेन जो है वो नवंबर 3 को जो होने वाला है, उस इलेक्शन के लिए जो कैंपेन चल रहा था, इट्स फॉलो थ्रू, और उसका फॉलो थ्रू टिल द विनर टेक्स ऑफिस ऑन जनवरी 2021, यानी कि जनवरी 20 2021 तक, जबकि क्या है, जो भी चुनाव के कैंपेन हुए उनमें विजय हासिल करने वाला राष्ट्रपति पदासीन नहीं हो जाता, तब तक क्या है, ये चीजें अनसर्टेन बनी रहती हैं। Presidential succession to ensure continuity of government was addressed in the Presidential Succession Act 1974 and the 25th Constitutional Amendment 1967, triggered by the assassination of President J.F. Kennedy in 1963। क्या बोल रहा है, प्रेसिडेंशियल सक्सेशन टू एंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि प्रेसिडेंट का जो सक्सेशन हो जाता है, क्या कि इसी के साथ वो आगे बढ़ जाएंगे, या पीछे जो था वो अब राष्ट्रपति बन जाएगा, ये कब हुआ उसकी बात कर रहा है। गवर्नमेंट वाज एड्रेस्ड इन द प्रेसिडेंशियल सक्सेशन एक्ट 1947 में ये अमेंडमेंट किया गया, जो कि क्या था, 25वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, और वो कब हुआ, 1967 ही बोलते हैं ना, 67 में हुआ। ट्रिगर्ड बाय द असैसिनेशन, जो कि शुरू हुआ किस वजह से, क्योंकि मार कर हत्या कर दी गई थी जॉन एफ कैनेडी की हत्या कर दी गई थी 1963 में। इसकी वजह से क्या हुआ, प्रेसिडेंशियल सक्सेशन का जो है मुद्दा उठा, और उसकी वजह से अमेंडमेंट्स किए गए 1967 में और 1947 में। क्या थे वो, इन केस अ प्रेसिडेंट डाइज, एक ऐसे केस में जबकि प्रेसिडेंट की क्या है, मृत्यु हो जाती है, या फिर वो रिजाइन कर देता है, और इज अदरवाइज इनकैपेसिटेटेड, या फिर उसकी क्षमता को किसी तरह से खत्म कर दिया जाता है, यानी कि मान लीजिए उनके ऊपर कोई चार्ज लग गया और इसकी वजह से उनको हटा दिया गया, या इम्पीचमेंट जैसे हो रहा था अभी, डोनाल्ड ट्रंप के इम्पीचमेंट की भी बातें चल रही थी, अगर वैसी कोई सिचुएशन आती है तब क्या होगा। द सक्सेशन मूव्स टू द वाइस प्रेसिडेंट, जो सक्सेशन है यानी कि जो पद है राष्ट्रपति का, वो वाइस प्रेसिडेंट को चला जाता है, हमारे यहाँ भी ऐसा होता है। एंड देन ऑन द स्पीकर, और उसके बाद स्पीकर को जाता है, हाउस के सदन के जो स्पीकर होते हैं उनको जाता है। द प्रेसिडेंट प्रो टेम्प्रो ऑफ द सीनेट, और उसके बाद प्रेसिडेंट प्रो टेम्प्रो, जैसे टेम्परेरी वर्ड होता है ना, सॉरी प्रो टेम्पोर होता है, क्या है, जैसे टेम्परेरी वर्ड होता है उसी का ये थोड़ा सा ऑफिशियल टर्म है कि प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा, लेकिन टेम्परेरली किसको, सीनेट को, किसी भी संसद को, जिसको कि मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट बिगिनिंग विद द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, और इसी के साथ साथ क्या करेंगे, कैबिनेट के किसी मिनिस्टर को भी बना सकते हैं, सेक्रेटरी को भी बना सकते हैं, जो कि क्या हो, किसी स्टेट का सेक्रेटरी हो, यानी कि अगर प्रेसिडेंट की मृत्यु हो जाती है, वो रिजाइन कर देता है, या किसी भी और कारण की वजह से अगर उसको इनकैपेसिटेटेड कर दिया जाता है, तो प्रेसिडेंटशिप किसको चली जाती है, वाइस प्रेसिडेंट को। उसके बाद किसको चली जाती है, उसके बाद चली जाती है स्पीकर को, उसके बाद किसको, सीनेट को चली जाएगी, उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर को चली जाएगी, उसके बाद सेक्रेटरी को चली जाएगी। तो इस तरह से करके पूरी एक चेन जो है वो स्टैब्लिश की गई।
फिर बोला है कैंपेन कंटिन्यूटी इज मोर अनसर्टेन, लेकिन कैंपेन कौन संभालेगा, इसकी कंटिन्यूटी जो है वो और ज्यादा अनिश्चित है। जैसे कि अभी चुनाव तो नहीं हुए हैं ना, मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप को बाई द वे कुछ ऐसा हो जाता है कि वो नहीं रहते हैं कोविड की वजह से, तो क्या होगा, क्योंकि अभी तो प्रेसिडेंट कोई भी नहीं है ना ही कोई वाइस प्रेसिडेंट है, और चुनाव जो है वो डाइसी हो जाएंगे कि चुनाव जो है वो किसके लिए लड़ा गया जब वो आदमी ही नहीं है। तो इस तरह की सिचुएशंस को यहाँ पर वो डिस्कस करना चाह रहे हैं कि कैंपेन जो हुआ है, अभी तो चुनाव का केवल प्रचार हुआ है ना, उसकी कंटिन्यूटी क्या है वो और ज्यादा अनसर्टेन है। Elections are held every 4 years in November on Tuesday after the first Monday of the month. जो इलेक्शन है राष्ट्रपति पद के लिए वो नवंबर में लड़े जाते हैं हर 4 साल के बाद। कब लड़े जाते हैं, पहले मंडे नहीं, दूसरे मंडे के बाद लड़े, नहीं सॉरी, पहले मंडे के बाद लड़े जाते हैं मंगलवार को। अब पहले मंडे के बाद क्यों लड़े जाते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि दूसरे मंगलवार को, नहीं ऐसा नहीं है, पहला मंडे आना चाहिए, उसके बाद अगर जो है ट्यूसडे होगा तभी होगा। मान लीजिए पहली तारीख को ट्यूसडे पड़ जाता है तो नहीं होगा उस दिन। उस दिन क्या है, जो ट्यूसडे है वो सेकेंड टाइम आना चाहिए तभी होगा। तो यहाँ पे ट्यूसडे की स्पेशलिटी बताई गई है मंडे के रेफरेंस से, कि एक मंडे आएगा उसके बाद जो ट्यूसडे आएगा उसमें क्या होगा, नवंबर में इलेक्शन होंगे हर 4 साल के बाद। चेंजिंग द डेट वुड नीड बाई पार्टिसन कंसेंसस, और डेट को चेंज कर देने के लिए ज़रूरत होगी बाई पार्टिसन कंसेंसस की, यानी कि दोनों पक्षों में इसका क्या होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए, तभी डेट चेंज होगी। हार्डली लाइकली व्हेन द कंट्री इज इन द थ्रॉज ऑफ अ कैंपेन, और ये क्या है, कभी शायद ही कभी हो सकता है जबकि दोनों पार्टीज जो हो कैंपेन कर रही हो और किस में हो, एक स्ट्रगल कर रही हो आपस में, उस केस में ये शायद ही होता है कि क्या हो, बाई पार्टिसन हो पाए एक डेट के लिए निश्चित होने को। यानी कि अगर मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है तो क्या होगा, अगर ये हो जाए कि नहीं भाई अभी उनकी तबीयत खराब है और हम लोग कोई और डेट इलेक्शन की रख लेते हैं, तो वो शायद ही हो पाएगा, क्योंकि दोनों पक्षों की सहमति की ज़रूरत है इसमें। और दोनों पक्ष सहमत क्यों होंगे, क्योंकि वो दोनों तो ऑलरेडी एक दूसरे के खिलाफ चल रहे हैं। फिर बोल रहा है दिस ईयर द पॉपुलर इलेक्शन ऑन नवंबर 3 विल बी फॉलोड बाई 538 मेंबर इलेक्टोरल कॉलेज वोटिंग ऑन December 14। इस बार जो इलेक्शन होगा उसमें क्या है, 538 मेंबर इलेक्टोरल कॉलेज के होंगे जो कि क्या है, दिसंबर 14 में वोट करेंगे। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। कांग्रेस विल सर्टिफाई द इलेक्टोरल कॉलेज वोट ऑन January 6, 2021, officially declaring the president and vice president who will assume office at the इनॉग्रेशन ऑन January 20। क्या है, कांग्रेस विल सर्टिफाई, कांग्रेस जो है इस बात को सुनिश्चित करेगी, इस बात को सत्यापित करेगी, द इलेक्टोरल कॉलेज वोट, यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज वोट को कांग्रेस जो है वो सत्यापित करेगी। इलेक्टोरल कॉलेज वोट की वजह से ही पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप भी जीते थे, जो कि क्या होगा, वोट होगा जिनका कि जनवरी 6 को 2021 में ऑफिशियली, यानी कि ऑफिशियल तरीके से, कार्यकारी तरीके से उनका इलेक्शन जो है 6 जनवरी को होगा, और जो कि डिक्लेयर करेगा प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट को, हु विल अज्यूम द ऑफिस एट द इनॉग्रेशन ऑफ January 20, यानी कि जो क्या होगा, पदासीन होगा ऑफिस में जनवरी 20 को। ड्यूरिंग दिस, इस समय, when exactly does the winning candidate become president elect is a question on which legal experts still differ। इस समय क्या है, when exactly does the winning candidate become president elect, जो winning candidate होता है वो चुना हुआ प्रेसिडेंट बनता है या नहीं, ये क्या है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको कि लीगल एक्सपर्ट भी क्या है, अलग अलग जिस पर की मत रखते हैं। यानी कि जो विशेषज्ञ होते हैं वो भी क्या है, इस बात में अलग अलग मत रखते हैं कि जो भी राष्ट्रपति चुना जाता है वो राष्ट्रपति बनेगा भी या नहीं, इसके बारे में सबके मत, सबके पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होते हैं। There is no legal guidance in case a candidate dies or is unable to campaign shortly before the November polling or any time thereafter। इस बारे में किसी भी तरह की गाइडलाइंस नहीं है कि कैंडिडेट की अगर क्या होती है, मृत्यु हो जाती है या फिर वो अक्षम हो जाता है कैंपेन को खत्म करने के शॉर्टली बिफोर द नवंबर पोलिंग, जस्ट बिफोर, जबकि नवंबर में चुनाव होने वाले होते हैं, या फिर उसके बाद भी कभी भी। यानी कि इसके बारे में कोई जानकारी, कोई गाइडलाइंस, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है कि जो लोग कैंपेन में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अगर चुनाव के जस्ट पहले उनकी मृत्यु हो जाती है तो उस, या फिर चुनाव के जस्ट बाद उनकी मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा, इसके बारे में कोई गाइडलाइंस अभी तक नहीं है। फॉर 2020, 2020, इन एनी इवेंट, किसी भी उस समय या फिर किसी भी घटना में, द बैलेट पेपर्स आर ऑलरेडी प्रिंटेड एंड मिलियंस ऑफ द पोस्टल बैलेट्स वर कास्ट व्हेन द क्वेश्चन सरफेस्ड।
2020 में इन एनी इवेंट किसी से भी समय जब बैलेट पेपर्स जो हैं वो ऑलरेडी क्या है प्रिंट हो चुके हैं, मिलियंस ऑफ पोस्टल बैलेट्स जो हैं वो क्या कर चुके हैं, कास्ट हो चुके हैं। व्हेन द क्वेश्चन सरफेस, जबकि ये क्वेश्चन उभर कर आया है कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है इस तरह के सिनेरियो में तो कौन प्रेसिडेंट बनेगा, ये इस केस में होकर आया जबकि क्या है बैलेट्स ऑलरेडी प्रिंट हो चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। Were a vacancy to arise after November 3, the electoral college will be guided by the two political parties since the primaries process of anointing candidate is their jealousy guarded preserve। क्या बोल रहा है, जो वैकेंसी है क्या ये उसके बाद भी रहेगी, नवंबर 3 के बाद भी, जबकि इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो गाइड करेगा दो पॉलिटिकल पार्टीज को सिंस द प्राइमरीज प्रोसेस ऑफ अनॉइंटिंग, जबकि प्राइमरीज जो होती हैं यानी कि जो मुख्य लोग होते हैं संसद के, उनके यहाँ सीनेट कहते हैं पार्लियामेंट को, तो जो उसके जो सीनेट होते हैं उनकी जो प्राइमरीज होते हैं, मुख्य लोग होते हैं, वो इस प्रोसेस को करेंगे, किस प्रोसेस को, अनॉइंटिंग को, यानी कि वो किसको राष्ट्रपति पद के लिए बैठाते हैं ये डिसाइड होगा। इज देयर जेलिसी गार्डेड प्रिजर्व, और इसमें क्या होगा, उनकी जो जेलिसी होगी यानी कि जो उनका पक्ष होगा किसी और के लिए वो क्या है, वो प्रिजर्व हो पाएगा और उनके फैसले को गार्ड करेगा। यानी कि फेवरेटिज्म हो गया या फिर किसी का किसी से फायदा हुआ होगा, तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो है वो प्रेसिडेंट की अनॉइंटिंग जो है वो डिसाइड होगी, सफ़र होगी, हैम्पर होगी या अफेक्टेड होगी। फिर बोल रहा है अंडर द सर्कमस्टांसेस दे में जस्ट फाइंड इट एक्सपीडियंट टू बम्प अप। इस तरह की सिचुएशन में उनको क्या करना चाहिए, एक्सपीडियंट फाइंड करना चाहिए, यानी कि आसानी जिस चीज़ में होगी टू बम्प अप, किस चीज़ में, कि वो क्या करें और ऊपर लेवल पे चले जाएं, द वाइस प्रेसिडेंट टू फिल द प्रेसिडेंशियल स्लॉट, बट हाउ द वाइस प्रेसिडेंट स्लॉट विल बी देन फिल्ड रिमेन्स अनसर्टेन। और इस केस में ये हो सकता है कि वो क्या करें, एक आसान रास्ते को चुन लें, एक्सपीडियंट को चुन लें, और वो क्या करें, वाइस प्रेसिडेंट की तरफ चले जाएं और बोलें कि भाई आप ही जो है वो राष्ट्रपति बनेंगे, लेकिन उसका क्या तरीका होगा ये अभी भी क्या है, अनसर्टेन है, अनिश्चित है। फिर बोल रहा है, फिर कुछ नहीं बोल रहा है, यही था हमारा एडिटोरियल। इट वॉज वेरी नाइस एडिटोरियल, क्योंकि क्या था, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव था। इतनी सारी चीज़ें जानने को मिली हैं इससे ना कि जिसकी कोई हद नहीं है। मेरे दिमाग में तो ये अब आया है कि किस किस तरह की सिचुएशंस हैं वो जो क्रिएट हो सकती हैं अगर ये हो जाए वो हो जाए चुनाव के दौरान। तो ये क्या है, हम अपने देश के लिए भी समझ सकते हैं और इंटरनेशनली तो समझेंगे ही ऑब्वियसली, और यूएसए के लिए तो बिल्कुल ही समझेंगे, क्योंकि क्या है, सबसे शक्तिशाली देश है हमारा विश्व में, तो सब कुछ समझना ज़रूरी हो जाता है। और आप क्या करिए, सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और वो गैप 24 की प्राइम मेंबरशिप ले लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। उससे अपनी पढ़ाई करिए और चीज़ों को कंटिन्यू रखिए। मिलते हैं 10 बजे वाले सेशन में। टिल देन बाय बाय।